सो जो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने गैस पेपर को, जिसको हम आउटलाइन कहें कि भाई सुबह जो आप लोगों का पेपर है फंडामेंटल्स ऑफ द नर्सिंग 2 का सेकंड सेमेस्टर वालों का जो पेपर है 2024 में होने जा रहा है, उसकी जो आउटलाइन है या उसके जो गैस पेपर है कि हम कह सकते हैं कि भाई इनमें से आपके पास जो है मोस्ट प्रोबेबली जो एमसीक्यूज रिपीट हो सकते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट, तो हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, a walk-in client enters into the clinic with a chief complaint of abdominal pain and diarrhea. ठीक है, the nurse administers anti-diarrheal tablets to the patient. What phase of nursing process is being implemented here by the nurse? Option A assessment, option B diagnosis, option C planning, option D implementation. तो नर्स क्या कर रहा है, नर्स मेडिसिन यानी टेबलेट उस पेशेंट को दे रहा है या फिर दे रही है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो कोई चीज उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, it is best described as a systematic, rational method of planning and providing nursing care for individual, families, groups and community. कह रहा है कि जिसको डिस्क्राइब किया गया सिस्टमेटिक एंड रेशनल तरीके से, जो क्या है प्लान क्या करता है, प्लान होता है, फिर प्रोवाइड होता है नर्सिंग केयर हर इंडिविजुअल को, फैमिलीज के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर, ग्रुप के ऊपर। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, असेसमेंट है, नर्सिंग प्रोसेस है, डायग्नोसिस है या इम्प्लीमेंटेशन है। तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो नर्सिंग प्रोसेस। सेकंड का क्या है राइट ऑप्शन, बी। सेकंड का क्या भी राइट ऑप्शन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, बी, नर्सिंग प्रोसेस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3, the first technique used in examining the abdomen of a client is। तो ये एब्डोमेन की जब देखते हैं उसको, तो उसकी जो टेक्निक्स होती है एब्डोमेन की, उसका मतलब पहला पहला पूछ रहा है कि वो कौन सा टेक्निक है, पल्पेशन है, अस्कल्पेशन है, परकशन है या इंस्पेक्शन है। ऑब्वियसली क्या है, इंस्पेक्शन है। ठीक है, पहले इंस्पेक्ट करेंगे ना एब्डोमेन को। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ड्यूरिंग अ रूटीन एग्जामिनेशन यू आर असेसिंग द पुटिंग प्रेशर ऑन द पेशेंट्स एब्डोमेन टू इवेल्युएट दैट whether the patient is having a tenderness or not. You are performing which of the following technique? कह रहा है कि भाई एक ड्यूरिंग एग्जामिनेशन में आपने क्या किया, असेस किया और पुट किया प्रेशर ऑन द पेशेंट्स एब्डोमेन, पेशेंट के पेट के ऊपर आपने क्या किया, प्रेशर डाला और इवेल्यूट किया कि क्या उसको जो है वो टेंडरनेस है या नहीं है। तो फिर ये टेक्निक जो आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा टेक्निक होगा, परकशन होगा, इंस्पेक्शन होगा, अस्कल्टेशन होगा या पल्पेशन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, पल्पेशन होगा, यानी पल्पेट करेंगे पेज को देखने के लिए आप। ठीक है, अस्कल्टेट तब करेंगे जब हम उसको लिसनिंग करेंगे, उसके साउंड, उसके इंस्पेक्शन से जनरल जो होगा, विजुअलाइजेशन होगा उसकी। परकशन या फिर आप परकस करेंगे उसको, यहाँ पर टच की बात कर रहा है, यानी प्रेशर डालेंगे, दबाव डालेंगे पेट के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा, द नर्स इज यूजिंग ओटोस्कोप फॉर असेसिंग द पेशेंट विच आर द फॉलोइंग एरिया टेस्टेड। कह रहा है कि नर्स ने ओटोस्कोप लिया है और पेशेंट को चेक कर रहा है। तो कान के अंदर कौन सा तरीका वो जो चेक करेगा, नर्व ऑप्टिक करेगा, ऑल्फैक्टरी करेगा, वेस्टिब्यूलो को क्लियर करेगा या फिर ट्रोक्लियर करेगा। तो क्या करेगा, वेस्टिब्यूलो को क्लियर, सी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या है डियर स्टूडेंट्स, सी। हैव यू गॉट इट? तो उसके बाद क्या है डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारे पास, जस्ट अ सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6 है उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अ नर्स इज परफॉर्मिंग एन इनिशियल असेसमेंट फॉर अ क्लाइंट विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंसीडर्ड ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन एक्सेप्ट। कह रहा है कि नर्स ने क्या क्या इन्फॉर्म कर रहा है, असेसमेंट कर रहा है, ठीक है, क्लाइंट को, इस नीचे दी गई कौन सा कंसीडर किया गया ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन ए, द क्लाइंट्स ब्लड प्रेशर इंक्रीज व्हेन द प्रोवाइडर एंटर द रूम। क्या ऐसा होगा, या फिर द क्लाइंट वेट 186 पाउंड्स, या ये होगा द क्लाइंट रेट स्पेंड एट अ लेवल ऑफ 6 ऑन द न्यूमेरिक रेटिंग स्केल, या फिर द क्लाइंट हैज अ पॉइंट पिन पॉइंट रेश ऑन द फेस एंड ट्रंक। तो ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या होगा इसमें स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन।
क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसमें इंफॉर्मेशन? बी, यानी कि द क्लाइंट वेट इज 186 पाउंड्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अ पेशेंट कम्स टू द हेल्थ केयर सेटअप, you are assessing the patient and you are gathered information about the patient current health status and pass the status you are doing। आप क्या कर रहे हैं? असेसमेंट कर रहे हैं, इंटरव्यूइंग कर रहे हैं, डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, या ऑल ऑफ दी अबव। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स? डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, ये सब चीजें आप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, a patient is brought to ED in unconscious status. You gather data from the patient relatives or attendants। यानी एक पेशेंट से आपने डेटा कलेक्ट की, लेकिन उसके रिलेटिव्स या उसके साथ अटेंडेंट जो है उनसे डेटा कलेक्ट की। दिस टाइप ऑफ डेटा कैन बी लेबल्ड एज, उसको प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा करेंगे, ऑब्जेक्टिव डेटा करेंगे, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा करेंगे, तो या फिर ऑल ऑफ दीज कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? क्योंकि आप अगर आप उसको सिर्फ पेशेंट से तो प्राइमरी कहते, फिर आपने पेशेंट से वो डेटा नहीं लिया यानी उसकी रिलेटिव से लिया, तो उसको क्या कहेंगे भाई? दूसरा तरीका डेटा इख्तियार करने का, लेने का, तो उसको सेकेंडरी डेटा कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग योर कन्वर्सेशन फॉर गैदरिंग डेटा यू आस्क्ड सेवरल क्वेश्चन फ्रॉम द पेशेंट, ठीक है, एंड यू गॉट द आंसर्स फॉर दोज क्वेश्चन यू आर यूजिंग डैश स्किल फॉर डेटा कलेक्शन। कह रहे कि एक कन्वर्सेशन में आपने डेटा कलेक्शन की, बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे पेशेंट से, ठीक है, और आपने जो कौन सा तरीका इस्तेमाल किया स्किल क्या में डेटा कलेक्शन की? ऑब्जेक्टिव डेटा इख्तियार किया, सेकेंडरी डेटा, सोर्स ऑफ डेटा, या नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है राइट, यानी कि इसमें इसका ऑप्शन नहीं दिया गया। उसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 10, the component of the nursing diagnosis that shows the client's health status and directs the nurse towards the information of the nursing intervention is। कह रहा है कि भाई एक कंपोनेंट है नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग प्रोसेस का, ठीक है, जो क्या शो करता है कि भाई हेल्थ स्टेटस और डायरेक्ट एंड नर्स टुवर्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ द नर्सिंग इंटरवेंशन इज इटियोलॉजी, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉब्लम स्टेटमेंट और नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है स्टूडेंट? सी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट। उसके बाद 11 क्वेश्चन है हमारे पास, द नर्स इज प्रोवाइडिंग फिजिकल केयर, इमोशनल सपोर्ट, कंफर्ट, टीचिंग, काउंसलिंग एंड इन्वायरमेंटल सपोर्ट टू द पेशेंट। ऑल दीज इंटरवेंशंस कैन बी लेबल एज। कह रहा है कि नर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है फिजिकल केयर पेशेंट को, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है उसको, कंफर्ट टेक्निक्स इस्तेमाल टीचिंग कर रहा है उसके ऊपर, काउंसलिंग भी कर रहा है उसकी, इन्वायरमेंट सपोर्ट भी दे रहा है उसको। तो ये सब चीज़ें कौन कौन से इंटरवेंशन है? डिपेंडेंट इंटरवेंशन है, इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन, कोलैबोरेटिव इंटरवेंशन है, या सिस्टमैटिक इंटरवेंशन है? तो ये कौन सी इंटरवेंशन है स्टूडेंट्स? इंडिपेंडेंट इंटरवेंशन हैं, क्योंकि नर्स खुद उसके ऊपर कर रहा है। दूसरा पार्ट क्या है? नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन कैन बी यूज इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, बोथ, या नन ऑफ द अबव। तो क्या कह रहे हैं? नर्सिंग डॉक्यूमेंटेशन कैन बी यूज फॉलोइंग एस्पेक्ट्स, किसमें? कम्युनिकेशन में होगा, या नन ऑफ द अबव में होगा, या किस में होगा? एजुकेशन में होगा। तो उसका आंसर क्या है? सी, बोथ, कम्युनिकेशन में भी और एजुकेशन में भी। क्वेश्चन नंबर 13, while preparing the patient for surgery, ठीक है, nurse is taking signatures from the patient or the patient's relative allow for the surgery। This documentation is called medical record, detailed chart, checklist, patient assessment form, या none of the above। कह रहा है कि नर्स क्या कर रहा है? सिग्नेचर ले रहा है, पेशेंट से पहले सिग्नेचर लेती है ना कि भाई आपकी सर्जरी हो रही है, आप इसके ऊपर साइन करें, अगर ऐसा हुआ या वैसा हुआ, ठीक है, तो सिग्नेचर लेते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? मेडिकल रिकॉर्ड कहते हैं, डिटेल्ड रिपोर्ट चार्ट कहते हैं, या चेक लिस्ट कहते हैं, पेशेंट असेसमेंट कहते हैं, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं करते। तो 13 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स? ई, नन ऑफ दी अबव। ठीक है जी स्टूडेंट्स, नन ऑफ दी अबव इसलिए कहेंगे जो स्टूडेंट्स कहेंगे उसको कॉन्सेंट कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे उसको? कॉन्सेंट, यानी आप उससे पूछें, रिस्क फैक्टर्स बताएं उसको, सब कुछ बताएं, उसके बाद फिर आप उससे कॉन्सेंट लें। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? द ऑर्गेनाइज्ड पर्पसफुल एंड डिसिप्लिन थिंकिंग प्रोसेस इज नोन एज। कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइज्ड पर्पसफुल और डिसिप्लिन थिंकिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीप थिंकिंग कहते हैं, इनहेंस थिंकिंग कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, या फिर डिपेंडेंट थिंकिंग कहते हैं। तो 14 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स? सी,
14 का आंसर क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 15, द फॉलोइंग आर द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन क्रिटिकल थिंकिंग: इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, इवोल्यूशन, सेल्फ रेगुलेशन, बोथ ए एंड बी या ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स? ई। ठीक है, बोथ ए एंड बी, यानी कि इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस जो है ये क्या है? स्टेप्स हैं किसके? इंडिविजुअल क्रिटिकल थिंकिंग के। क्वेश्चन नंबर 16, an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage is known as pain, stimulus, stress, none of the above। यानी टिश्यू डैमेज हुआ, फिर आपको क्या हुआ? एक अनप्लीजेंट, अजीब सा जो है वो पोटेंशियल फील हो रहा है, एसोसिएशन, तो उसको क्या कहते हैं? पेन। आपको पता होगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, 16 का आंसर क्या है? ए। उसके बाद 17 क्वेश्चन है, a 50 years old male patient is admitted in the medicine department, is complaining of the pain in the right lower limb. Have you got it? The nurse assessed the patient and was unable to know the etiology of the pain. This pain can be labeled as nociceptive pain, ठीक है, साइकोजेनिक पेन, न्यूरोपैथिक पेन, रिलेटिव पेन। कह रहा है एक पेशेंट है 50 ईयर्स ओल्ड, आपके पास आया मेडिकल डिपार्टमेंट में, आपने क्या किया? उसने उसको कंप्लेन कर रहा है कि भाई मेरे को राइट लिम्ब में, लोअर लिम्ब में, यानी नीचे वाले टांग में जो है वो राइट साइड वाले में बहुत दर्द है, लेकिन नर्स उसको असेस नहीं कर पा रहा, उसकी इटियोलॉजी जो है वो उसको उसमें अनेबल हो रहा है, नहीं पता लग पा रहा उसको, तो ये पेन कौन सा पेन होगा फिर? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा ये स्टूडेंट्स? न्यूरोपैथिक पेन। ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 18, a 62 years old patient is being brought to the emergency department with severe chest pain on the left side. Have you got it? उसके बाद क्या कह रहा है? स्प्रेडिंग टुवर्ड द लेफ्ट शोल्डर, चेस्ट से फिर लेफ्ट शोल्डर की तरफ वो जा रहा है, एंड द लेफ्ट आर्म। When the nurse assessed the patient, she came to know the patient is suspected for MI, myocardial infarction. The nurse labeled the type of pain as, कौन सा फिर कहेगा उसको? यानी कि उसको इन्फेक्शन है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है पेशेंट को, नर्स उसको कौन सा दर्जा देगा? फैंटम पेन कहेगा उसको, रेफर्ड पेन कहेगा, रेडिएटिंग पेन कहेगा, या साइकोजेनिक पेन कहेगा? तो ऑब्वियसली इसको क्या कहेगा जो स्टूडेंट्स? रेडिएटिंग पेन कहेगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19, retro external chest pain can be labeled as phantom pain, referred pain, radiating pain या psychogenic pain। तो रेडिएटिंग पेन ही है। ठीक है, रेस्टोरेटर्नल पेन को रेडिएटिंग पेन को कहते हैं। 20 क्वेश्चन नंबर, a 7 and 80-year old patient, ठीक है स्टूडेंट्स, brought to the emergency department with, इसमें सेविंग जो है वो बाय मिस्टेक टाइप किया होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन क्या होगा कि 80 years old patient is brought to be the emergency department, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, with diabetic foot gangrene, with severe pain in the foot. The doctor performed surgery and amputated the foot. पेशेंट के ऊपर डॉक्टर ने क्या किया? उसकी एम्पुटेशन की, टांग की, पैर की एम्पुटेशन की, क्योंकि वो गैंग्रीन फुट था, उसको डायबिटिक था। पोस्ट ऑपरेटिव द पेशेंट वाज परसीविंग पेन इन द फुट, उसके बाद जो पोस्ट ऑपरेटिव जो केयर चल रहा था उसमें उसको क्या होगा? बहुत परसीव हुआ फुट में पेन। द नर्स इन्फॉर्म द डॉक्टर दैट द पेशेंट इज हैविंग डैश पेन, तो नर्स जाकर के डॉक्टर को क्या कहेगा कि भाई उसको कौन सा पेन हो रहा है? रेफर्ड पेन हो रहा है, रेडिएटिंग पेन हो रहा है, साइकोजेनिक पेन हो रहा है, नोसिसेप्टिव पेन हो रहा है, या नन ऑफ द अबव। तो ये क्या होगा जी स्टूडेंट्स? ई, नन ऑफ द above। 20 का राइट आंसर क्या है जी स्टूडेंट्स? ई। 21, according to this theory pain is produced when any sensory nerve is stimulated a certain level। ठीक है जी स्टूडेंट्स, कह रहा है कि भाई अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पेन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एनी सेंसरी नर्व स्टिमुलेट सर्टेन लेवल। क्या? इंटेंसिटी थ्योरी, स्पेसिफिक थ्योरी, गेट कंट्रोल थ्योरी, या ऑल ऑफ द अबव? तो क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये स्पेसिफिक थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 22,
All of the following are non-pharmacological measures for relieving pain except distraction, humor, music, opioids, relaxation. तो 22 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स? डी, opioids. Question number 23. The sum of all interactions between an organism and the food is consumed is called nutrients, nutrition, food availability, all of the above. तो 23 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स? बी, न्यूट्रिशन. हैव यू गॉट इट स्टूडेंट्स? अच्छा, उसके बाद 24 है, रेट एट विच फूड इज मेटाबोलाइज्ड टू मेंटेन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ पर्सन हु इज अवेक एंड रेस्ट. कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म, मेजर मेटाबॉलिक रेट, मेटाबोलिज्म. तो 24 का आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? सी. ठीक है, क्या होगा? मेजर मेटाबॉलिक रेट. उसके बाद 25 क्वेश्चन है, द नर्स इज असेसिंग a 3-year-old baby for nutritional status. The nurse measures the height and weight, growth curve, head and chest circumferences, this skin fold thickness, and mild arm circumference. The nurse asks the student nurse that which type of measurement she had taken. The student nurse will answer. यानी ये सब एक नर्स ने सारी चीजें बच्चे के ऊपर किससे पूछा? कि स्टूडेंट्स नर्स से पूछा. उन अपनी क्लिनिकल राउंड्स में गया हुआ था. तो फिर वो क्या कहेगा उसको? स्टूडेंट क्या कहेगा? नर्स आंसर क्या करेगा उसको? एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट कहेगा, बॉडी मेजरमेंट कहेगा, वेट एंड हाइट मेजरमेंट, फिजिकल मेजरमेंट कहेगा. तो 25 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स? ए, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट कहेगा. फिर स्टूडेंट्स को बोलेगा, बाजी को बोलेगा, जो नर्स को बोलेगा कि भाई इसको एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट कहते हैं. ये सारी चीज स्पेशल में देखना, बाहर में बच्चे में देखना. 26 का क्या है? You are asked to calculate the to BMI for the patient having weight 70 kg, 150 IBS and height 5 feet 60 inches or 1.5. यानी कि ये हमसे डायरेक्ट BMI पूछना चाह रहा है. ये हमको डेटा दिया है कि इसका BMI बताए हमें. तो इसका BMI क्या होगा? 20 होगा, 30 होगा, 55 होगा, 2 होगा. तो इसका क्या होगा BMI? अब जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे BMI के फार्मूले के तहत, तो इसका जा करके क्या करेगा? राइट आंसर निकलेगा 30.1, यानी 30.33 निकलेगा. फिर उसको एस्टिमेट हम करेंगे 30.1 के करीब करीब है, उसका 30.1 इज द राइट आंसर. ठीक है, अगर इसको आपने करना है तो फार्मूला अप्लाई करके इसको आप सोल्व कर सकते हैं. तो 27 क्या करे? यू कैलकुलेटेड द बीएमआई ऑफ द पेशेंट इन क्वेश्चन नंबर 26, यानी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने बीएमआई कैलकुलेट किया पेशेंट का. लुक एट द पेशेंट बीएमआई एंड लेबल द पेशेंट इनटू वन कैटेगरी. तो वो क्या होगा? जो बीएमआई मिला वो अंडरवेट होगा, नॉर्मल वेट होगा, ओबेसिटी होगा. क्या होगा? ऑब्वियसली ओबेसिटी होगा, क्योंकि नॉर्मल जो है वो 18.5 से लेकर के जो है वो 4.9 तक है गालिबन. ठीक है डियर स्टूडेंट्स. तो अगर वो उससे ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि भी वो ओबेसिटी में नहीं. तो 28 क्या कह रहा है? यू आर टेकिंग हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट ओपीडी एंड द पेशेंट टेल यू द ही पास फेसेस 2 times a day in routine. ठीक है, he tells how now he has not passed a stool from 4 days, यानी कि उसको 4 दिन से उसने स्टूल पास नहीं किया. the nurse will consider that the patient having diarrhea, constipation, flatulence, bowel incontinence. तो उसको क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? कॉन्स्टिपेशन होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि उसको स्टूल पास नहीं हो रहा है. तो इसका आंसर क्या होगा? 28 का बी. 29, इफ कॉन्स्टिपेशन इज प्रोलॉन्ग्ड इट कैन लीड टू. क्या होगा वो? अगर प्रोलॉन्ग्ड है कॉन्स्टिपेशन तो क्या करेगा? वो मोर कॉन्स्टिपेशन करेगा, बाउल इनकंटीनेंस करेगा, इनकंटीनेंस करेगा, फीकल इनकंटीनेंस करेगा, इम्पेटेशन फीकल इनकंटीनेंस करेगा. तो 29 का आंसर क्या है? सी, फीकल इम्पेक्शन करेगा. ठीक है जी स्टूडेंट्स. उसके बाद 30 क्वेश्चन है, a 25-year-old male patient is admitted in the medicine department in complaining of excessively liquid stool, difficult to control urge for defecation, and spasmodic cramps. On assessment, you came to know that the patient is dehydrated and have increased bowel sound. What will be your diagnosis? Diarrhea, constipation, flatulence, bowel continence. तो इसका राइट आंसर क्या है स्टूडेंट्स? ए, डायरिया. हैव यू गॉट इट डियर स्टूडेंट्स? 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द लॉज ऑफ वॉलंटरी एबिलिटी टू कंट्रोल द फीकल एंड गैसेस डिस्चार्ज थ्रू द एनल स्फिंक्टर इज कॉल्ड. कह रहा है कि भाई लॉज ऑफ वॉलंटरी एबिलिटी टू कंट्रोल, क्या फीकल को भी कंट्रोल करना, गैस एक्सचेंज को क्या करना? कंट्रोल करना. तो कंट्रोल खो जाना, एबिलिटी लॉज खो जाना. ठीक है, उसको क्या कहेंगे? डायरिया का कहेंगे, कॉन्स्टिपेशन कहेंगे, बॉल कंटिन्यूस, उसको क्या कहेंगे? बॉल इनकंटिन्यूस. 31 का क्या होगा? डी.
bowel incontinence. 32. You are taking history from a patient and the patient tells you that he is unable to control flatulence as well as complain of minor swelling. You can consider this condition as diarrhea, partial bowel incontinence, major bowel incontinence, and none of the above. तो 32 का आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? बी, पार्शियल बाउल इनकंटीनेंस। ठीक है, उसके बाद 33 है द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव फ्लेट्यूस इन पेशेंट इज कॉल्ड डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो 33 का आंसर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि एक्सेसिव फ्लेट्यूस का ये पूछ रहा है हमसे। तो 34 राइट क्वेश्चन है हमारे पास कि अ नर्स स्टूडेंट आस्क यू। ठीक है, 34 क्या कह रहा है? अ नर्सिंग स्टूडेंट आस्क यू अ क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन किया दैट इन विच स्टेज ऑफ स्लीप दैट ड्रीमिंग अकर, यानी कि भाई ड्रीमिंग कौन से स्टेज में आता है? नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज 3 में आता है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज 4 में आता है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में आता है, या डीप स्लीप में आता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो 34 का राइट आंसर क्या है? सी, क्योंकि ड्रीमिंग जो भी होती हैं वो रैपिड आई मूवमेंट स्टेज में होती हैं, ख्वाब। ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो 35 क्या है? वाइल केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विथ डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इन योर नर्सिंग इंटरवेंशन ऑन प्रायोरिटी? मेंटेन अ गुड सर्केडियन रिदम। 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट्स? वाइल केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद डिस्टर्ब्ड स्लीप पैटर्न, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी योर नर्सिंग इंटरवेंशन और प्रायोरिटी? एक डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न है हैविंग अ पेशेंट क्लाइंट, ठीक है, उसके ऊपर आप कौन कौन सी नीचे दी गई फॉलोइंग इंटरवेंशन आप इख्तियार करेंगे? मेंटेन अ गुड सर्केडियन रिदम करेंगे, या फिर गेट एडिक्वेट एक्सरसाइज ड्यूरिंग डे टाइम, या फिर अवॉइड हीलिंग विद ऑफिस वर्क और फैमिली प्रॉब्लम बिफोर डे टाइम बेड टाइम, या फिर यूज द बेड मेनली फॉर स्लीप सो दैट यू एसोसिएट इट विद स्लीप। तो क्या कहेंगे? मेंटेन अ गुड सर्केडियन रिदम करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मेंटेन अ गुड सर्केडियन रिदम। उसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास 36, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटीज। मोस्ट कॉमन फॉर्म कौन सा सेक्सुअल एक्टिविटी का? होमोसेक्सुअल जेनिटल इंटरकोर्स और गेजम, लिबाइडो, या फिर हेटेरोसेक्सुअल जेनिटल इंटरकोर्स। तो 36 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स? डी। 36 का आंसर क्या है? डी। 37, a sexual response cycle include the following phase except excitement phase, plateau phase, maintenance phase, या orgasm phase, या resolution phase। तो सेक्सुअल रिस्पॉन्स फोर्स के 4 फेसेस होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, कौन कौन से? एक्साइटमेंट फेस होते हैं, प्लेटिव फेस होते हैं, ऑर्गेजम फेस होते हैं, और रेजोल्यूशन फेस होते हैं, यानी कि मेंटेनेंस फेस इसमें से नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स क्या है डियर स्टूडेंट्स? सी इज द राइट आंसर, मेंटेनेंस फेस, क्योंकि ये इसके फेसेस में नहीं आता। 38, many sexual therapists advise to increase sexual communication to avoid this problem। कौन सा? which of the following object justifies the above statement? कौन सा? erectile dysfunction, premature ejaculation, पेरियूनिया, या ऑल ऑफ दी अबव। तो 38 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स? डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी ये सारी चीज़ें जो है वो क्या करते हैं? सेक्सुअल थेरापिस्ट को एडवाइस करते हैं इंक्रीज सेक्सुअल कम्युनिकेशन, तो टू अवॉइड द प्रॉब्लम, ठीक है, अवॉइड द प्रॉब्लम। 39, the chronic vulvar discomfort or pain that characterized by complaints of burning or pain or irritation of the female genitalia is known as क्या? डिस्परयूनिया, वजाइनल इन्फेक्शन, वुल्वोडाइनिया, या वजीनिज्म। तो क्या है 39 का आंसर? 39 का सी है, ठीक है, वुल्वोडाइनिया इज द राइट आंसर। एज यू नो दैट डियर स्टूडेंट्स के जो है आप लोग एग्जाम्स होने जा रहे हैं मंडे से, तो 60 MCQs की है लम्स वालों ने, जो कि 80 मार्क्स के हैं, ठीक है, BCQs में। तो ये BCQs का गेस पेपर है, आउटलाइन है आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि इन पेपर में से आपके यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे इंशाल्लाह, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह पिछले साल हुए थे। और इस दफ़ा BCQs है, ये भी BCQs के टाइप्स हैं, तो देखते हैं कि अल्लाह क्या होता है, लेकिन अल्लाह पाक आसानी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जो नए आए चैनल पर काइंडली स्टूडेंट्स मिस्टर सनाउल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं क्या कह रहा है। यू आर ऑन ड्यूटी, आप ड्यूटी पर है इन यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है, एंड यू आर आस्क्ड टू असेस द मेल पेशेंट्स यूनाइटेड ऑर्गन्स, यू विल असेस ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन फिजिकल एग्जामिन एक्सेप्ट inspect for any scars or lesions on the sexual genitalia या ask for current problem in sexual activity। exactly क्या करेंगे आप, ask for current problem in sexual activity, आप उससे ये पूछेंगे आपको कौन सा मसला है, अभी मौजूदा प्रॉब्लम बताएं आप अपना। तो 40 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, बी, ठीक है। उसके बाद था 41 है, नर्स एलिजाबेथ इज टीचिंग अबाउट सेक्सुअल हेल्थ टू क्लाइंट द taught about various things, some of them are the following। The head nurse noted Elizabeth that all of the teaching was right except इस एक के अलावा, encourage open communication between patrons partners, ठीक है, teach about casual exercise to women, teach about any changes in sexual pattern due to any medication or following surgical procedures, या do you have any problem in your sexuality। तो 41 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स, डी, do you have any problem in your sexuality। 42 the permanent cessation of functions of vital organs of the body including heartbeat, spontaneous breathing and brain activity is as waste, sleep, death, all of the above। तो क्या कह रहा है कि परमानेंट सेसेशन ऑफ फंक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग हार्ट रेट, ये सारी चीजें क्या होना, परमानेंट खत्म हो जाना। तो उसको क्या कहेंगे जी स्टूडेंट 42 को, सी, डेथ कहेंगे। जब ये सब चीजें होंगी नहीं तो ऑब्वियसली क्या कहेंगे, डेथ कहेंगे। 43 यू हैव अ 75 years old patient in ICU, ठीक, इंटेंसिव केयर यूनिट इन क्रिटिकल कंडीशन। The physician tells you that the patient is not in satisfactory condition and going toward death। आप 75 पेशेंट ईयर्स का ओल्ड पेशेंट आपके पास है, आप आईसीयू में नर्सिंग पेशेंट, डॉक्टर आपको क्या कह रहा है फिजिशियन कि भाई इसके पास बहुत सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन में है, ये डेथ की तरफ जा रहा है। ही नोटेड द फॉलोइंग मैसिफिकेशंस एंड मेड इस स्टेटमेंट, उसने कुछ चीजें देखी होंगी तभी कहा होगा ना कि भाई ये जो है वो डाइंग कंडीशन की तरफ जा रहा है। तो क्या होगा, लॉस ऑफ मसल टोन, slowing of the circulation, changes in the vital sign, sensory impairment, all of the above या none of the above, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो 43 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स, ई। हाँ, ये सब चीज़ें देखेगा उसके बाद कहेगा भी इसका कंडीशन खराब हो रहा है। 44 in the same case as in question 43 the patient is expired and the doctor declares the patient death। ऊपर वाले सिनेरियो को बाद में रिपीट कर रहा है कि भाई ऊपर वाला सिनेरियो जिससे कहा था ना कुछ डॉक्टर ने उसको, फिर उसी सिनेरियो में क्या होगा, पेशेंट एक्सपायर्ड हो गया, डॉक्टर डिक्लेयर द पेशेंट डेथ ऑन विच आर द फॉलोइंग बेसिस डॉक्टर डिक्लेयर द डेथ। किस फैक्टर्स के ऊपर नीचे दिए गए बेसिस के मुताबिक बुनियाद पर डॉक्टर उसे डेथ कर देगा। टोटल लेक ऑफ रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, नो मस्कुलर मूवमेंट, नो रिफ्लेक्सेस, फ्लैट कॉन्सिफिस इंसेफेलोग्राम, या ऑल ऑफ दी अबव, या बोथ बी, सी एंड डी। तो 44 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, ई, ऑल ऑफ दी अबव, यानी ये सब चीजें देख के उसके बाद कहेगा कि उसकी डेथ हो गई है। 45 डज नॉट अंडरस्टैंड concept of death, believe death is reversible temporary departure or sleep, from whom we can accept the above mentioned response। a 5 years child, an adult, a person, a 5 years child। ठीक है, 45 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स, a 5 years child। 46 Fears prolonged illness sees death as having multiple meanings, freedom from pain, and reunion with already deceased family members, from whom we can expect the above mentioned response: A. An adult having age of 20 years, B. A child, C. Above 65 years, D. All of the above, E. None of the above। 46 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स, सी, ठीक है। 46 का है, सॉरी 46 का, अबव 65 ईयर्स, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो 47 को देखते हैं। 47 क्या कह रहा है, द स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी दैट अकर अबाउट 2 to 4 hours आफ्टर डेथ इज कॉल्ड। क्या कहेंगे, एल्गर मोर्टिस कहेंगे, रोइगर मोर्टिस कहेंगे, लाइवर मोर्टिस कहेंगे, स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी कहेंगे, या डिस्कलरेशन कहेंगे। कि पे कह रहा है कि स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी दैट अकर अबाउट 2 to 4 hours आफ्टर द डेथ। तो 47 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, बी, राइगर मोर्टिस कहेंगे इसको, ठीक है।
48 क्या कह रहा है, डैश इज द ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ द बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ। अच्छा, जैसे ही आपकी डेथ होती है, उसके बाद किसी की डेथ होती है सॉरी, तो उसके बाद जो है वो ग्रेजुअली क्या होता है, उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा होता है। उसको क्या कहेंगे, एल्गर मोर्टिस कहेंगे, राइगर मोर्टिस कहेंगे, या ऑल ऑफ द अबव कहेंगे। तो उसको क्या कहेंगे, एल्गोर मोर्टिस। एल्गोर मोर्टिस मतलब कि डेथ होने के बाद उसकी टेम्परेचर का डिक्रीज हो जाना। 49 the laws that can be identified by others and can arise in response to a situation is called। उसको क्या कहेंगे, कह रहा है कि एक लॉस हुआ, ठीक है, दैट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय अदर्स, जिसको दूसरों ने देखा, कैन अराइज इन रिस्पॉन्स टू सिचुएशन कॉल्ड। उसको क्या कहेंगे, एंटिसिपेटरी लॉस कहेंगे, परसीव्ड लॉस कहेंगे, एक्चुअल लॉस कहेंगे, या नन ऑफ द अबव। तो 49 का क्या आंसर, बी है इसका राइट आंसर। उसको क्या कहेंगे, परसीव्ड लॉस कहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा है उसको। All of the following are Kubler-Ross purposes stages of grief except denial, adopting, anger और depression। तो 50 का राइट आंसर क्या है जी स्टूडेंट्स, बी। बी है 50 का राइट आंसर क्या है, एडोप्टिंग। क्या, एडोप्टिंग। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर Kubler-Ross stages of the grief except adopting। ठीक है भाई, चलें उसके बाद क्या है, 41। अच्छा, 50 को जो कि कुबलर रोज है उसकी 5 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। उसके कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, 5। डेनियल एंगर, डिप्रेशन और इरप्टिंग जो है उनमें नहीं है। तो 51 क्या है, द टाइप फंक्शनल हेल्थ पैटर्न, ठीक है, विच फोकस ऑन द पर्सन परसीव्ड लेवल ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग एंड ऑन प्रैक्टिसेस फॉर मेंटेन हेल्थ इज। उसको क्या कहते हैं, कह रहा है कि अ टाइप ऑफ फंक्शनल हेल्थ पैटर्न विच फोकस ऑन द पर्सन परसीव्ड लेवल ऑफ हेल्थ एंड स्वेलिंग एंड ऑन प्रैक्टिसेस फॉर मेंटेनिंग हेल्थ इज, क्या उसको कहते हैं, सेल्फ परसेप्शन कहेंगे, सेल्फ कॉन्सेप्ट पैटर्न कहेंगे, रोल एंड प्रिपरेशनशिप कहेंगे, या फिर हेल्थ परसेप्शन कहेंगे, वैल्यू बिलीफ पैटर्न कहेंगे, कॉग्निटिव बस या पर्सपेक्टिव पैटर्न कहेंगे। तो 51 का राइट आंसर क्या है जी स्टूडेंट्स, सी। 51 का राइट आंसर क्या है हमारे पास, सी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर भाई। 52 when assessing a person with altered concept the nurse should, क्या कहेगा नर्स, मिनिमाइज करेगा इंटरप्शन को, आस्क क्लोज एंड क्वेश्चंस, क्रिएट अ क्वाइट एनवायरनमेंट, मेंटेन एप्रोप्रिएट आई कांटेक्ट। तो 52 का आंसर क्या है स्टूडेंट्स, बी। व्हाट ही और शी डू, आस्क क्लोज एंड क्वेश्चंस when assessing a person with altered concept the nurse should do this one। 53 का क्वेश्चन क्या है, after all medication have been given through nasogastric tube the nurse should, क्या करेगा, कि भाई सब मेडिसिन उसको दे दिए नर्स ने एनजी के जरिए, उसको फिर क्या करेगा, फ्लश द ट्यूब विथ 30 cc वाटर, या फिर नो नीड टू फ्लश, या फ्लश द ट्यूब विथ 100 cc वाटर, या फ्लश द ट्यूब 550 cc वाटर, या वाश आउट द थ्रो आउट ट्यूब आउटली, या क्या इसका राइट आंसर क्या है, कि ये तो सबको पता होगा क्योंकि रिपीट क्वेश्चन लग रहा है। 53 फ्लश द ट्यूब विथ 30 cc वाटर। इनएबिलिटी टू ऑब्टेन एन एडिक्वेट अमाउंट क्वालिटी ऑफ स्लीप, उसको क्या कहेंगे, हाइपरसोमनिया, नैरोलेप्सी, स्लीप नार्कोलेप्सी, स्लीप एपनिया, इंसोमनिया, या पार इंसोमनिया। तो 54 का क्या है डियर स्टूडेंट्स, डी इंसोमनिया, यानी इनसफिशिएंट एडिक्वेट अमाउंट क्वालिटी ऑफ द स्लीप। द 55 क्या कह रहा है, द क्लाइंट हु डजंट हैव फीवर इज कॉल्ड फेब्राइल, इसको क्या कहेंगे, ये फेब्राइल, क्योंकि उसको फीवर नहीं है, उसको फीवर होगा उसको फेब्राइल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्टिव डेटा। नीचे दिए गए कौन सा जो एग्जांपल है ऑब्जेक्टिव डेटा का, सीवियर हेडेक, फीलिंग ऑफ वेरी सीवियर पेन इन एब्डोमेन, फीलिंग वरी, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, कंपनी ऑफ द लॉस मोशन। तो 56 का राइट आंसर क्या है डियर स्टूडेंट्स, डी। 56 का राइट आंसर क्या है, डी, डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन जो है ऑब्जेक्टिव डेटा का
वो है क्या कहते हैं पार्ट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रहता है मैं आप जो चीज़ उसके अंदर देखें और ये चीज़ आप देखेंगे जब उसका स्किन डिस्कलरेज हो जाएगा तभी सीवियर हेडेक को बताएगा, लेकिन आप उसको देख नहीं पाएंगे, जब उसको सुनेंगे जज करेंगे। फीलिंग ऑफ वेरी सीवियर पेन, एब्डोमिन एब्डोमिन की पेन को आप देख तो नहीं सकें, आप जस्ट उसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं। फीलिंग वेरी परेशान हो रहा है उसकी ग्रेडिंग कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो 57 का क्या है, अकॉर्डिंग टू मेस्लोज हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन नीड शुड बी मीट फर्स्ट। आपने मेस्लो हायरार्की, इब्राहिम मेस्लो हायरार्की की नीड्स पढ़ी होंगी फर्स्ट में ही या फिर अभी पढ़ी होंगी। ठीक है, तो उसमें क्या है, एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से उसमें 5 चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड्स होता है नंबर 1 पर, नंबर 2 में क्या क्या होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तीसरे नंबर पर होता है 11 बिलोंगिंगनेस, चौथे नंबर पर सेल्फ स्टीम, 5वें नंबर पर क्या होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि भाई ह्यूमन नीड का फॉलोइंग ह्यूमन नीड शुड मीट फर्स्ट, पहले नंबर पर क्या होगा, फिजियोलॉजिकल नीड होगा। ठीक है, फिजियोलॉजिक नीड्स। अगर आपसे पूछे कि टॉप मोस्ट में या फाइनल में क्या होगा, उसमें से होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अच्छा, 58 क्वेश्चन है हमारे पास जो स्टूडेंट्स। द एबिलिटी टू लिसन एंड एक्टिवली कैन, ability to listen actively can what improve cooperation, improve interpersonal relationship, block understanding, minimize is communicate, reduce conflicts. तो ability to listen actively would do what, e minimize sorry reduce the conflicts। ठीक है, ये conflicts को क्या करेगा, reduce करेगा। उसके बाद क्या है 59, फीलिंग कह रहे हैं फैक्टर दैट अफेक्ट सेक्सुअल फंक्शनिंग इंक्लूड, कौन कौन से फैक्टर्स इन्फेक्शन को इंक्लूड कर अफेक्ट कर सकते हैं, फैमिली, पर्सनल एक्सपेक्टेशंस, रिलीजन, ऑल कल्चर, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारी चीज़ें फैक्टर जो अफेक्ट कर सकते हैं सेक्सुअल फंक्शन को। ठीक है, कल्चर नहीं है डियर स्टूडेंट सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, intramuscular injection should be given at the level of angle of 45, 75, 90 की देंगे। IM इंजेक्शन कौन से एंगल पर देंगे डियर स्टूडेंट्स, 90 एंगल पर देंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये था आज हमारे 60 MCQs या 60 मार्क्स का, नंबर्स का, 60 BCQs का आप लोगों का पेपर, आप लोगों का गेस पेपर आउटलाइन, आप लोगों के फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग के पेपर के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये क्वेश्चंस आप ज़रूर एनी हाउ पेपर से पहले देख कर जाइएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एवरी वन शुड नीड टू once visualize or to get these questions before your exams. Have you got it dear students, and hope that all of you will do this। तो अच्छा, जो नए आए हैं चैनल पर उसको काइंडली मुझसे सुनाओ, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे गेस पेपर या फिर आउटलाइन आप लोगों के फंडामेंटल्स ऑफ द नर्सिंग के लिए। ठीक है जी स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। वस्सलाम।